जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे वो अशोक के बारे में। हम लोग पीछे के वीडियो में चर्चा किए थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में देख लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र बिंदुसार। आज हम लोग देखेंगे बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में, जो कि इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। यदि कहीं से क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है और इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट करेंगे। ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो एमसीक्यू टेस्ट करेंगे और टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें और टेस्ट ज़रूर मारें। यदि आप वीडियो नहीं देखिएगा और इसके बाद टेस्ट मारिएगा तो भी आप वो टेस्ट में गलत कीजिएगा। यदि आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, लास्ट में टेस्ट नहीं मारते हैं, तो भी ये आपका एक पूर्ण तैयारी नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप एमसीक्यू टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं अशोक के बारे में। अशोक का परिचय जानते हैं। सबसे पहले तो परिचय ही जानेंगे। तो परिचय में हम लोग देखते हैं कि अशोक के पिता कौन थे। तो हम लोग देखे थे कि 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र अशोक क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। यदि हम लोग और देखें तो उससे पहले भी अशोक क्या किए थे, अवंती और तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रह चुके थे। अब गवर्नर किसे कहते हैं, तो कोई भी राजा हो और राजा के कार्यभार को जो चलाता है उसे गवर्नर कहा जाता है। जैसे कि अभी राज्यपाल हो, जैसे कि एक देश है, देश की मुख्य होते राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उसका कार्यभार कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। और सभी राज्य को कौन चलाता है, तो राज्यपाल का के दिशा निर्देश में मुख्यमंत्री। तो ठीक उसी प्रकार से उस क्षेत्र में अपने कार्यभार संभालने के लिए, अपने पिता की कार्यभार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अशोक ने क्या किए थे, गवर्नर के पद पर काम कर चुके थे। यदि हम लोग साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी देखें तो कहा जाता है अशोक बहुत क्रूर थे। तो अब ये भी समझते हैं कि अशोक कितना क्रूर थे, लेकिन ये हम लोग को बौद्ध धर्म के माध्यम से ही पता चलता है। और बौद्ध धर्म माना जाता है कि बौद्ध धर्म बहुत से काल्पनिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। और उसमें कहा गया था कि सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाई का मृत्यु कर दिए। तो हम लोग को ये एग्जाम में ऐसे पूछते नहीं है, तो हम लोग को ये देखना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में तो जानना तो जरूरी है। यदि हम लोग ये देखें कि सबसे पहले उसका नाम हम लोग अशोक ही क्यों जाने प्रात, तो वो जो जानकारी हम लोग को मिलता है वो मिलता है मौस्की, गुर्जरा, नैतुर, इन सब अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। कुछ अभिलेखों में देखें तो उसका नाम देवप्रिय है। और देवप्रिय का मतलब क्या होता है, वो जो देवता का प्रिय, तो देवता का प्रतिनिधित्व। तो इस सब से यदि हम लोग एक ओवरव्यू डाटा निकाले तो इससे ये पता चलता है कि वो सभी धर्म, जितने भी धर्म थे, वो सबको मानते थे। ऐसे हम लोग जब उसका धर्म के बारे में देखेंगे तो वो बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए और बौद्ध धर्म को काफ़ी वो बल दिया, बौद्ध धर्म बढ़ाने के लिए वो काफ़ी बल दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दूसरे धर्म जैसे कि हिंदू धर्म या उस टाइम में जैन धर्म थे, उस धर्म को अवहेलना करते थे, नहीं। वो सभी जितने भी धर्म थे सब धर्म को मानते थे, इसीलिए उसे देवप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम लोग देखें कि अशोक के बारे में और भी कुछ देखें तो सबसे पहले जिस अभिलेख पे लिखा हुआ शब्द पढ़ा वो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। और वो अभिलेख, जितने भी अभिलेख थे उसमें ब्राह्मणी लिपि के अलावा ख्रोष्टी और अरमाइक लिपि में लिखा हुआ था। लेकिन अक्सर जितना भी अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का मतलब होता है प्राकृतिक लिपि। जैसे कि अभी सामान्य तौर पे जो भाषा यूज किया जाता था उस टाइम में, उसी भाषा में वो जितने भी अभिलेख थे सभी अभिलेख को क्या किए थे, वो लिखे थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं अशोक के भी जितने भी शिलालेख थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे यदि शिलालेख के बारे में हम लोग देखने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें, तो बहुत सारे शिलालेखों का खनन के माध्यम से पता चला है। यदि देखें तो कौन से देशों में, तो नेपाल, भारत, श्रीलंका,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सब देशों में मिले और लगभग 150 से ज़्यादा शिलालेख मिले। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण शिलालेख, जो बृहद शिलालेख थे, जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, वो 14 शिलालेख हैं। और हम लोग को वही टॉपिक पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है, तो केवल हम 14 शिलालेख के बारे में देखते हैं। और 14 शिलालेख में भी हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे उस पर हम जरूर बता देंगे, ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसे नोट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम शिलालेख में, तो उसका जो प्रथम शिलालेख था, उस शिलालेख में जितने भी खर्चीले वस्तु थे, उन सभी वस्तु को क्या किए थे, बैन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। उसके अलावा वो पशु बलि पर प्रतिबंध लगाए थे, वो प्रथम शिलालेख में लिखा हुआ हमको साक्ष्य के रूप में मिलता है। तो आप प्रथम शिलालेख से ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन उठाता है तो यही लिखा था, पशु बलि निषेध किस अभिलेख में लिखा गया है, तो वो प्रथम शिलालेख में। अब चल देखते हैं द्वितीय शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख में जितने भी पड़ोसी राष्ट्र थे, जैसे कि अभी भी हमारे देश के बहुत सारे पड़ोसी राष्ट्र होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, तो ठीक उसी प्रकार से अशोक के शासनकाल में भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, उसके भी पड़ोसी राज्य थे, उससे किस प्रकार से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है, इन सब की जानकारी द्वितीय शिलालेख में मिलता है। तृतीय भी शिलालेख यदि हम लोग देखें तो तृतीय शिलालेख में जो है जितने भी अपने राज्य में कार्य करता थे, जैसे कि अभी कार्य करने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, हर चीज़ का बहाली किया जाता है ना, निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से तृतीय शिलालेख में युक्त, राजुक, प्रादेशिक, महामात्य, इन सब का नियुक्ति किस प्रकार किया जाए, इन सब का जानकारी किस अभिलेख में मिलता है, तो वो तृतीय शिलालेख में। यदि हम लोग चतुर्थ शिलालेख में देखें तो चतुर्थ शिलालेख में हम लोग देखेंगे धम्म नीति। सबसे पहले वो धम्म नीति, यदि धम्म नीति के बारे में देखें तो मतलब जो धर्म के प्रति ज़्यादा अग्रसर हो, तो धर्म के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलता है, तो वो चतुर्थ अभिलेख में। अब हम लोग देखते हैं पंचम अभिलेख। पंचम अभिलेख में वह क्या थे, धम्म महामात्र नियुक्त किए थे, अब महामात्र नियुक्त कर दिए। अब यदि हम लोग देखें तो छठे अभिलेख, तो छठे अभिलेख में जो किए गए थे वो आम जनताओं को राजा से मिलने का पूरी तरीक़ा से छूट दिया गया था। मतलब वो कहते थे कोई हमारे राज्य के कोई भी प्रजा हो तो आप राजा से मिल सकते हैं, क्योंकि वो सभी हमारे प्रदेश की संतान है। इसके बाद सप्तम इम्पोर्टेंट थोड़ा है, तो सप्तम पे आप टिक लगा लीजिएगा। सभी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय थे, उस सभी को सहानुभूति के भाव से देखते थे, सभी को समान रूप से देखते थे। तो इसका वर्णन किस में, तो सप्तम में किया गया है। अष्टम शिलालेख में देखें, उसमें धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कहाँ से यात्रा प्रारंभ करना है, इन सब का जो जानकारी कहाँ से मिलता है, वो जो आपको अष्टम शिलालेख में मिलता है। तो नवम में धर्म समारोह का वर्णन किया गया है। दसम में धर्म नीति सर्वश्रेष्ठ है। 11वीं में यदि हम लोग देखें तो उसमें है आपको धर्म संहिता का उल्लेख, इनके बारे में जानकारी किस में दिया गया है, तो वो 11वीं में दिया गया है। यदि 12वीं में देखें तो 12वीं अब शिलालेख में बोलता है जितने भी धर्म है सब महत्वपूर्ण है। यदि 13वें शिलालेख देखें तो उसमें कलिंग युद्ध देखने को मिलता है। कलिंग युद्ध के अलावा यूरोप के जो 5 महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में भी जानकारी मिलता है। और 14वां अभिलेख है, उसमें जनता को धार्मिक जीवन जीने की और प्रेरणा करना कि जनता किस प्रकार धार्मिक जीवन जिए, इन सब की जानकारी किस में मिलता है, 14वें अभिलेख में। यदि हम उसके प्रशासनिक स्थिति को देखें तो इसके प्रशासनिक स्थिति में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, वो हुआ था कलिंग युद्ध। तो अब हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं, आगे समझने में देखते हैं उसकी शासन प्रशासन। तो वो 273 BC में क्या किए थे, इनके पिता की मृत्यु हुई और ये जो शासन किए थे 232 BC तक क्या किए, शासन किए। इस बीच में यदि युद्ध के मामले में देखें तो केवल एक ही युद्ध महत्वपूर्ण मिलते हैं, वो है कलिंग युद्ध। और हम लोग देखें कि वो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। यदि कलिंग युद्ध के बारे में देखें तो ये युद्ध काफ़ी भयानक रहा, क्योंकि इस युद्ध में कलिंग के जो राजा थे नंद थे, उसके साथ युद्ध किए और युद्ध में लगभग 1 लाख से ज़्यादा
सैनिक मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसका स्थिति देखा गया तो बाद में अशोक को बहुत पश्चाताप की भावना उसमें उत्पन्न हुई और वो पश्चाताप के लिए ही भौर नीति से धम्म नीति के और अग्रसर हुए। इसके बाद वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो धम्म नीति प्रारंभ कर दिए। यदि ऐसा हम लोग उसके प्रशासनिक स्थिति देखें तो वो प्रशासनिक में ऐसा नहीं था कि वो अब धम्म नीति अपना रहे थे तो सैनिक को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिए, ऐसा नहीं। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिसमें अपने पूरे सैनिक को ख़त्म कर दिए थे, ऐसा कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलता है। तो आप लोग अशोक के बारे में समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, MCQ टेस्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। तो अब दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख तो राज्य वाला आ गया ना, तो आप देखिए अब बताइए, सबसे पहले आंसर बताइए, इसके बाद तो हम तो बताएंगे द्वितीय अभिलेख, क्योंकि हम लोग द्वितीय अभिलेख में देखे थे पड़ोसी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना है, उसके बारे में हम लोग द्वितीय अभिलेख में देखे थे। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधीय बाग का निर्माण कौन से शासक करवाए थे। आप इसका आंसर जरूर दें, कौन से शासक सबसे पहले जो अस्पताल और औषधीय बाग का निर्माण जो करवाए थे वो अशोक करवाए थे। चलिए अब हम लोग अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के टाइम में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ क्विज में नहीं कह चुके थे तो हम यहाँ कहते हैं, अशोक जो है तृतीय बौद्ध संगति का, अशोक के टाइम में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और उस टाइम में बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस कर रहे थे उसका आयोजन। तो इसका जो इसका जो आंसर होगा वो पाटलिपुत्र होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। यदि स्तूप बारे में देखें या कहीं का गुफा देखें या अभिलेख देखें तो सबसे ज़्यादा अभिलेख और स्तूप जो बनवाए थे वो अशोक ही बनवाए थे। यदि आप कभी भी एग्जाम हॉल में भूल भी जाते हैं तो यदि आपको अशोक ऑप्शन मिले तो आप अशोक मार दीजिए, अशोक सही ही होगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थे। हम लोग भाषा के बारे में बताए थे कि अशोक के शिलालेख में कौन से भाषा का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा, जिसे हम लोग ब्राह्मणी लिपि के माध्यम से लिखे गए थे, ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए थे, जिसे प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। उस टाइम के जो क्षेत्रीय भाषा था उसी भाषा में लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसका क्या आंसर होगा आप जरूर बताएं। जेम्स प्रिंसेप ने ही क्या किए थे, सबसे पहले पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, एक ही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। तो कौन पढ़ा सबसे पहले, तो जेम्स प्रिंसेप ने। और ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि देखिए बीपीएससी यूपीएससी में 2-2 3-3 बार आ रहा है क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम में यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इस सब को इतना हल्के में नहीं लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का अपना शिलालेख में समानतः किस नाम से उल्लेखित है या किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर प्रियदर्शी। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किस अभिलेख से। तो हम लोग जब लास्ट में चर्चा किए थे कलिंग युद्ध में जो है 13वें शिलालेख से क्या हुए थे, कलिंग युद्ध का विवरण मिले थे। उसके अलावा भी हम लोग देखे थे 5 यूनानी राजाओं के साथ मैत्रिक संबंध, इसके बारे में भी देखे थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आप इस वीडियो में कैसा सुधार चाहते हैं आप ये भी ज़रूर बताएं, हम उस प्रकार से उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।